1975 से 1977 का दौर भारत में इमरजेंसी का था। खैर, उस दौर में जेपी का आंदोलन हुआ। वो आंदोलन छात्र का था, जिसके बाद कहा जाने लगा कि ये आंदोलन भारत में एक नया इनकलाब लिखेगा। आज इमरजेंसी के 45 साल पूरे हो गए। कई नेता इस इमरजेंसी से निकले। अगर बात करी जाए बिहार की, तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जितने भी ये सीनियर लीडर हैं, ये जेपी आंदोलन से बाहर निकले थे। आज नीतीश कुमार सत्ता में है और कितना बदलाव हुआ है पिछले 45 सालों में इमरजेंसी के बाद। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे टीम जब पहुंची शिवानंद तिवारी के पास, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपातकाल के कल 45 साल पूरे होंगे। कितना बदला बिहार, कितना बदला भारत। देखिए, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो आपातकाल के समय गोदी में थे या 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस के थे, उनकी स्मृति में आपातकाल नहीं होगा। बल्कि नए लड़कों से पूछिए कि आपातकाल माने क्या था, तो उनको माने वो सुने भी नहीं है कि आपातकाल क्या था, इमरजेंसी क्या थी। तो ये जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए कि हमारे देश में जो वोट का राज है, लोकतंत्र है, वोट के राज ने समाज में बहुत बदलाव किया है। हमारे यहाँ जो समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था में, हिंदू समाज व्यवस्था जो है, उसमें जन्म के आधार पर मनुष्य की पहचान होती है। माना जाता है कि फलाने श्रेष्ठ हैं, फलाने बिरादरी के लोग श्रेष्ठ हैं, ये थोड़ा कम श्रेष्ठ हैं, वो एकदम बिल्कुल ही माने श्रेष्ठता से बाहर हैं वो। तो वोट के अधिकार ने एक तरह से समाज में बराबरी की मान्यता को कायम करने का काम किया है। ये बड़ा काम है, क्योंकि वोट के राज में चाहे किसी का वोट हो, चाहे वो ब्राह्मण का वोट हो या भंगी का वोट हो, सबका तौल बराबर होता है, सबका माप बराबर है। हिंदू का वोट हो या मुसलमान का वोट हो, सबका वोट बराबर है। ये कोई साधारण काम नहीं है। सैकड़ों हजारों बरस की हमारी समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था को हिलाने में वोट का काफ़ी महत्व रहा है। इसलिए वोट की रक्षा, वोट की व्यवस्था की रक्षा ने, लोकतंत्र की रक्षा जो है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, जो वंचित समुदाय हैं, जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसके लिए तो ये बहुत और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कि वो बराबरी की लड़ाई, समता की लड़ाई लोकतंत्र में ही लड़ सकता है। जहाँ तानाशाही होगी, मिलिट्री शासन होगा, वहाँ इसका अधिकार नहीं रहता है। हमको ऐसा लगता है कि आपातकाल जो 25 जून 1975 को लगा, आमतौर पर माना जाता है कि जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो 1974 को में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसको कुचलने के लिए किया गया था। लेकिन हमको लगता है कि कुचलना कम और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाना जो है ज़्यादा मकसद था। मकसद जो है इसका, अब देखिएगा, 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। इंदिरा जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती थी। वहाँ उनको चुनौती दिया था, उनके चुनाव में उनके विरुद्ध लड़े थे प्रसिद्ध समाजवादी नेता उस ज़माने के राजनारायण जी। रायबरेली से वो चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद जो है, राजनारायण जी ने उनके जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दिया और कहा कि इन्होंने माने सरकारी साधनों का इस्तेमाल किया है, इन्होंने माने अनैतिक तरीका इस्तेमाल किया है और उसके इस्तेमाल के ज़रिए चुनाव जीती हैं, इसलिए इनके चुनाव को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। बहुत प्रसिद्ध मुकदमा था। जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे, उन्हीं के कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था। ये शांति भूषण जी जो है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनके बेटा हैं, बड़ा नाम है उनका, प्रशांत भूषण जी, वो जो है राजनारायण जी के वकील थे। देश के नामी गिरामी अटॉर्नी फाली नरीमन जो है, वो इंदिरा गांधी जी के तरफ से वकील थे। जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को
इंदिरा गांधी के साथ मैंने राजनारायण जी के पक्ष में फैसला दिया, इंदिरा जी के विरुद्ध में फैसला हुआ। हमको याद है कि जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन जयप्रकाश जी के साथ मैं भी था। जयप्रकाश जी ने 2 दिन का कार्यक्रम दिया था भोजपुर जिला का जो नक्सली इलाका है वहाँ, और उसी का पहला कार्यक्रम जो है तड़ारी में होने वाला था, पीरो इलाके का तड़ारी गांव। और वहाँ जा रहे थे, हम ही जीप चला रहे थे, हमारे ही जीप पर बैठे थे। उस समय गाड़ी उड़ी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो सिंचाई विभाग का डाक बंगला है पीरो में, वहीं 1:40 में रेडियो का न्यूज आया। हमारे कारा के एक साथी थे, उनके पास माने ट्रांजिस्टर रेडियो था। उसी में खबर आई कि साहब ये उनका चुनाव जो है निरस्त हो गया। अब हम लोग बहुत उत्सुक थे कि जेपी की प्रतिक्रिया क्या होती है इस पर। जेपी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खबर को सुन लिया। तड़ारी मीटिंग हुई। उसके अगले दिन जो है वो संदेश विधानसभा क्षेत्र में नारायणपुर है, नारायणपुर में सभा हुई, बड़ी सभा हुई। वो जो सभा थी उसका मकसद था, जयप्रकाश जी ने जिस तरह से मुसहरी में, मुजफ्फरपुर के मुसहरी में जहाँ नक्सल आंदोलन था, वहाँ हिंसा के सहारे परिवर्तन में यकीन करने वाले लोगों से, नक्सलाइटों से अपील किया था कि भाई आप हमको समय दीजिए, मैं शांतिमय तरीके से जो समस्या है मज़दूरों की, किसानों की, गरीब लोगों की, उसका समाधान करना चाहता हूँ। आप हमको 2 साल का वक्त दीजिए, अगर नहीं होगा तो आपको फिर जो समझ में आए। उसी तरह से वो वहाँ भी अपील करना चाहते थे और अपील उन्होंने किया वहाँ। उसके अगले दिन यानी 12, 13, 14 को आरा में आम सभा रखी गई थी। उस समय आंदोलन की जो तीव्रता थी थोड़ी मध्यम होने लगी थी, सभाओं में कम लोग जुट रहे थे, और कोई भी जन आंदोलन जो है एक गति से नहीं चलता है। उसमें गति कभी तेज होती है, कभी मध्यम होती है। तो उस समय मध्यम गति थी उस आंदोलन की। लेकिन चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया था तो लोग जानना चाहते थे कि जेपी की इस पर क्या राय है। तो अच्छी मीटिंग हुई थी आरा के रमना मैदान में, और उसी सभा में जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगा था। उसके बाद उसी दिन शाम को आरा से ही ट्रेन पकड़कर वो जबलपुर चले गए, और 25 जून को इमरजेंसी लग गई। 25 जून को उन्होंने रामलीला ग्राउंड में सभा हुई थी। बहाना बनाया गया कि जयप्रकाश जी ने ये कहा कि सेना को, पुलिस को आह्वान किया, बगावत करो, विद्रोह करो। ये बात जरूर जयप्रकाश जी ने उस सभा में कही थी कि जो असंवैधानिक और माने अवैधानिक जो आदेश है सरकार का, वो नहीं माना जाना चाहिए। अपील उन्होंने किया था, लेकिन उस अपील में बहुत ताकत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सचमुच उनके उस एक अपील से सेना जो है या पुलिस वालों में का हृदय परिवर्तन हो जाता और वो ये जज कर पाते कि कौन जो है संवैधानिक अधिकार है, कौन असंवैधानिक आदेश है। ये संभव नहीं था। लेकिन उसी को बहाना बनाया, इसलिए कि जो 12 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ था उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और 24 तारीख को बीके कृष्ण ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और गर्मी की छुट्टी हो चुकी थी तो छुट्टी में बैठने वाले जज थे वो। उन्होंने कंडीशनल राहत दिया, पूरा राहत नहीं दिया, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को पूरा स्टे नहीं किया, उसको आंशिक स्टे किया, और ये कहा कि ठीक है आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग ले सकती हैं, लेकिन वोट डालने का, एक सदस्य के रूप में वोट डालने का अलग अलग ये समय में जो होता है वो आपको अधिकार नहीं रहेगा। उसी से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का इस्तेमाल जो है किया था। और देखिए कि बगैर कैबिनेट के फैसला के सुबह सुबह वो चली गई प्रधानमंत्री के यहाँ। सिद्धार्थ शंकर राय जो बहुत नामी वकील भी थे और बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे, उनके साथ गई और वहाँ जो है हवाला दिया कि नहीं साहब, हमारे यहाँ व्यवस्था है कि ऑर्डर निकलने के बाद भी
कैबिनेट से मंजूरी ली जा सकती है और फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के उस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया और सब लोग गिरफ्तार हो गए। अब देखिएगा कि 25 के रात से ही गिरफ्तारी शुरू हो गई। राष्ट्रपति के दस्तखत होने के पहले दिल्ली से छपने वाले तमाम बड़े अखबारों का बिजली का कनेक्शन जो है काट दिया गया, पानी का कनेक्शन काट दिया गया। गिरफ्तारी हो गई रात में ही। जयप्रकाश जी गिरफ्तार हो गए, अटल जी गिरफ्तार हो गए, आंदोलन के बहुत सारे नेता, वाजपेयी जी गिरफ्तार हो गए। वो राष्ट्रपति के दस्तखत होने के पहले, बाजाबता इमरजेंसी लागू होने के पहले ये सारी गिरफ्तारी हो गई। तो एक ढंग से कहा जाए कि वो इमरजेंसी की घोषणा ही खुद असंवैधानिक थी, खुद अवैध थी, लेकिन हो गया, सब लोगों ने मान लिया इसको। हम ये भी मानते हैं कि बाद में जो 1977 में इंदिरा जी ने जो चुनाव कराया, वो चुनाव कोई जन आंदोलन के दबाव में नहीं था। भारतीय लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया है। दुनिया में के लोकतांत्रिक देशों में इस बात की चिंता थी, खास करके यूरोप के, अमेरिका के, जहाँ से लोकतंत्र हम लोगों के देश में भी आया, दिया दुनिया में जहाँ से गया। वहाँ जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा नाम था। इंदिरा गांधी का उन लोगों से परिचय भी था। इंदिरा गांधी भी खुद 52-57 वगैरह के लोग चुनाव में उन्होंने अभियान चलाया था। आज़ादी की लड़ाई में वो जेल गई थी, उनका पूरा परिवार जेल गया था। कहीं न कहीं हम ऐसा महसूस करते हैं कि उसके जो इंदिरा गांधी के मन में ये बात थी कि ये गलत काम हुआ। संजय गांधी बेटा थे, बेटा के प्रभाव में, बेटा के दबाव में, बेटा एक समझिए कि असंवैधानिक सत्ता के रूप में वो बैठा हुआ था और उसने जो दिल्ली में हुड़दंग बचाया था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो इंदिरा जी के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी। जो यूरोप वगैरह के अखबार थे, इंग्लैंड वगैरह के अखबार थे, वो लोग आलोचना कर रहे थे। एक बहुत बड़े, हम नाम भूल रहे हैं, उस इलाके के समाजवादी फेबियन सोशलिस्ट थे। उन्होंने कहा कि हम उस धरती पर, हिंदुस्तान के उस धरती पर हम पैर नहीं रखेंगे जहाँ जयप्रकाश नारायण जेल में बंद है। तो इंदिरा गांधी ने उनके भीतर, हमको ऐसा लगता है कि उनका जो कॉन्साइंस है, उनका जो विवेक है, उनकी जो अंतरात्मा है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, मोतीलाल नेहरू की पोती, गांधी जी के गोद में खेलने वाली इंदिरा गांधी के मन में कहीं ना कहीं से ये आ रहा था कि अपराध हुआ और उन्होंने चुनाव कराया। नहीं तो उस इमरजेंसी के दरमियान में सारा देश एक ढंग से सरेंडर कर चुका था। इक्का दुक्का रूटीन की तरह घटनाएं होती थी, लेकिन कहीं से कोई ऐसा नहीं था। बिहारी में हम लोग इमरजेंसी में जेल में रहे, कहाँ कोई नया लोग आता था पकड़ा के। तो ये स्थिति थी। अब बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि साहब उस आंदोलन का फलाफल क्या निकला। उस आंदोलन का फलाफल, एक तो देखिए कि बिहार में राजनीति का नेतृत्व बदल गया। आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब 74 आंदोलन से निकले हुए लोगों का, अभी आप कह सकते हैं कि बहुत निराश किया इस नेतृत्व ने, बहुत ही निराश किया। कहीं वो जो आंदोलन के मूल्य थे, आंदोलन का जो सपना था, वो सपना बहुत पूरा नहीं कर पाए लोग। ये इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। बल्कि आज के दिन भी देखा जाए तो पार्टियों के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो पार्टियों से लोकतंत्र चलता है, और पार्टियों के अंदर अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो लोकतंत्र पर तो बड़ा भारी खतरा है। डॉक्टर लोहिया इस बात को कहते थे कि पार्टियाँ, कांग्रेस का बहुत आलोचक थे, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से बहुत आलोचक थे, और उनको लगता था कि लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं चला पा रही है, और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ता वाली पार्टी है, तो ये अपने अंदरूनी काम काज को कैसे चलाती है, उसका प्रभाव जो है देश की तमाम राजनीति पर पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों पर पड़ेगा। और इस मामले में लोहिया बिल्कुल सही थे, जो अनुभव और तजुर्बा बताता है। तो ये आप कह सकते हैं कि उस मामले में उस आंदोलन को वैसी सफलता नहीं मिली
जिसकी आशा, जिसकी उम्मीद, जिसका सपना उस आंदोलन ने देखा था और दिखाया था। ये उसी तरह की बात हो गई जैसे आज़ादी के लड़ाई के दौर कांग्रेस पार्टी के या महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई चली। आज़ाद भारत कैसा होगा इसका एक सपना जो है देश के लोगों को दिखाया गया था। उसमें गरीबी, छुआछूत, अन्याय के विरुद्ध क्या व्यवस्था होगी, तमाम नागरिकों को ये कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि आज़ाद भारत में चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, औरत हो, मर्द हो, सबको बराबरी का अधिकार जो है दिया जाएगा। कहाँ है आज जो देश में वो बराबरी का अधिकार जो है, कहाँ है? आज भी जो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ किस तरह का हमारे समाज में व्यवहार हो रहा है, किस तरह से अवैधानिक कामों को भी स्वीकृति मिल रही है, किस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग जो संविधान का शपथ लेके बैठते हैं वो जो है किस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ अभियान चलाते हैं, किस तरह से कोरोना जैसे वायरस में सांप्रदायिकता का वायरस जो है फैलाया जाता है, ये देख रहे हैं। तो आज भी लोकतंत्र का जड़ जो है हमारे समाज में या लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उस तरह का समर्पण हमारे समाज में नहीं दिखाई देता है जैसा हम अमेरिका में देखते हैं। ट्रंप को किस ढंग से वहाँ की मीडिया जो है चुनौती देती है, किस तरह से माने उनके मुंह पर जो है ऐसे सवाल किए जाते हैं जिसको लेकर के वो भी जो है उसी तरह से मुंह लड़ाते हैं मीडिया के साथ। ये साहस कहाँ हमारे यहाँ दिखाई देता है? न प्रदेश में न देश में कहीं शासन ये नहीं दिखाई देता है। इसलिए लोकतंत्र पर यहाँ खतरा बराबर बना रहता है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, जो नीचे हैं, उनके लिए भी लोकतंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ताकतवर है, हम लोगों के जैसे लोग हैं, तो लोकतंत्र रहे नहीं लोकतंत्र रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रशासन में, जुडिशरी में, हर जगह जो है हमारे वर्ग के लोग या हमारे बिरादरी के लोग दिखाई देते हैं, तो उनके सहारे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो वंचित लोग हैं, जो समाज में बदलाव चाहते हैं, बगैर बदलाव के उनको बराबरी का अधिकार जो है पूरा संपूर्ण रूप से नहीं मिलने वाला है, उनको ज़्यादा जागृत रहने की ज़रूरत है। या जो लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको और ज़्यादा जागृत रहने की ज़रूरत है। जयप्रकाश आंदोलन का हमको लगता है ये सबसे बड़ी सीख है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।